काफी समय पहले की बात है। पहाड़गंज नाम के गांव में आन्या नाम की एक लड़की रहती थी। आन्या दिखने में बेहद खूबसूरत थी। पूरे गांव में उसकी खूबसूरती को टक्कर देने वाली कोई भी लड़की नहीं थी। आन्या का एक बहुत ही बड़ा सपना था। वो मॉडलिंग करना चाहती थी और हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से थी। उसके परिवार में उसकी छोटी बहन और माता पिता थे। आन्या के पिता गांव के सरपंच के यहाँ मजदूरी का काम किया करते थे। मजदूरी से उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे। इस वजह से गरीबी ने उनके परिवार को घेर रखा था। आन्या ने अपने सपने के बारे में कभी किसी से जिक्र नहीं किया था। पहाड़गंज गांव में ही एक रिया नाम की लड़की रहती थी। रिया गांव के सरपंच की बेटी थी, इसलिए वो बहुत अमीर थी। रिया को आन्या से हमेशा चिढ़ होती रहती थी। वो आन्या का मजाक बनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन आन्या बाजार से घर आ रही थी, तभी उसे रास्ते में रिया अपनी कुछ सहेलियों के साथ दिख जाती है। रिया आन्या को रोकते हुए कहती है, अरे ओ आन्या की बच्ची, कहाँ जा रही है? जरा हमसे तो मिलकर जा। आन्या रिया के पास जाती है और कहती है, हाँ बोलो, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, बस मेरे जूते के फीते खुल गए हैं, तू जरा बांध देगी? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देख ले, तेरी मर्जी है, बांधना है तो बांध, नहीं तो मैं पिताजी से कहकर तेरे बाप को काम से निकलवा दूंगी। अब तू देख ले तुझे क्या करना है। रिया की ये बात सुनकर आन्या मन ही मन सोचती है, अगर इसने अपने पापा से कहकर मेरे पापा को काम से निकलवा दिया तो हमारा क्या होगा? हम तो सड़क पर ही आ जाएंगे, और वैसे भी बस जूते के फीते ही तो बांधने हैं। इतना सोचकर आन्या रिया के जूते के फीते बांध देती है। उसके बाद रिया की सभी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं और आन्या का बहुत मजाक बनाकर उसे धक्के मारकर वहां से भगा देती है। फिर रिया कहती है, देखा तुमने फ्रेंड्स, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मेरे जूते के फीते बांधती है। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी मैं आन्या को बिल्कुल खूबसूरत नहीं मानती, उससे ज्यादा खूबसूरत तो मैं हूँ। रिया भी दिखने में सुंदर थी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो हमेशा गरीब और बदसूरत लोगों का मजाक बनाती थी और उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। सभी लोग हर समय रिया को बद्दुआ ही देते रहते थे और दूसरी तरफ आन्या को आशीर्वाद। आन्या भले ही बहुत गरीब थी, लेकिन उसे कभी अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं हुई। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी और वो रिया जैसे लोगों की बातें कभी भी सीरियस नहीं लेती थी। एक दिन की बात है, गांव में बहुत बड़ा मेला लगा होता है। मेले में दूर दूर से बहुत अमीर लोग आते हैं। रिया और आन्या भी उस मेले में घूमने जाती हैं। उसी मेले में एक आदमी की नजर आन्या पर पड़ती है। वो आदमी आन्या की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुमने देखा, कहने को तो ये छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ की लड़कियाँ कितनी खूबसूरत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे शहर में मॉडलिंग होने वाली है और मॉडलिंग के लिए कंटेस्टेंट आप ही को चुनना है। और आप कह भी रहे थे कि इस बार आपको कंटेस्टेंट थोड़े यूनिक चाहिए। मुझे तो लगता है आपको इस गांव में ही आना चाहिए। यहाँ से आपको एक दो सुंदर लड़कियाँ तो मिल ही जाएंगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे उस लड़की से उसका नाम और पता पूछ लेना चाहिए। वो आदमी आन्या के पास जाता है और उससे कहता है, हेलो गर्ल, तुम इसी गांव में रहती हो? हाँ जी। क्या तुम बता सकती हो तुम्हारा घर कहाँ है? हाँ, यहाँ से सीधा जाकर पीपल के पेड़ के पीछे वाली झोपड़ी मेरी ही है। इतना सुनकर वो आदमी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। आन्या को कुछ समझ नहीं आता कि उस आदमी ने उससे उसके घर का पता क्यों पूछा। अगले दिन वो आदमी अपनी बड़ी सी चमचमाती कार लेकर सीधे आन्या के घर के सामने रुकता है। गांव वाले इतनी सुंदर गाड़ी आन्या के घर के आगे रुकता हुआ देखकर वहाँ भीड़ लगा लेते हैं। आन्या भी अपने घर के बाहर इतनी बड़ी गाड़ी देखकर बाहर आती है। वो आदमी आन्या से कहता है, पहचाना तुमने मुझे? हाँ, आप तो वही है ना जो कल मुझे मेले में मिले थे? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने तुम्हारी खूबसूरती देखी और सोचा कि तुमसे क्यों ना मॉडलिंग करवाया जाए। उस आदमी की ये बात सुनकर आन्या हैरान हो जाती है। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। क्या आप सच बोल रहे हैं? हाँ, हमारे शहर में कुछ ही दिनों बाद मॉडलिंग होने वाली है और उसके लिए मॉडल चुनने का मौका मुझे मिला है और मुझे तुम बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारा मेकओवर करवाऊंगा। आन्या उस आदमी को अपने परिवार वालों से मिलाती है।
वो आदमी आन्या के परिवार वालों को यकीन दिलाता है कि वो आन्या का फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट कर देगा। उस आदमी पर यकीन करके आन्या के घर वाले आन्या को उसके साथ भेज देते हैं, लेकिन साथ में वो आन्या की छोटी बहन को भी भेजते हैं ताकि आन्या को वहाँ अकेला महसूस ना हो। आन्या बहुत खुशी खुशी शहर चली जाती है। जब इस बात का पता रिया को चलता है तो वो जल भुनकर राख हो जाती है। उस आदमी को मैं नहीं दिखी, मेरे ऊपर तो उसका खर्चा भी कम होता। ये आन्या की बच्ची हर चीज में मुझसे एक कदम आगे निकल जाती है। इस बार तो मुझे इसका खेल खत्म ही करना होगा। मैं भी अब उस मॉडलिंग में हिस्सा लूंगी। रिया अपने पिता का बहुत सारा पैसा लेकर उस मॉडलिंग में हिस्सा ले लेती है और अपना मेकओवर बहुत महंगे मेकओवर आर्टिस्ट से करवाती है। ये आन्या की बच्ची चाहे मुझसे कितना भी आगे निकल जाए, लेकिन मैं इसको आगे निकलने नहीं दूंगी। इतना सोचकर रिया आन्या के रूम में जाती है और कहती है, किसी और के सहारे तुम यहाँ तक आ तो गई, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने लायक नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। रिया, तुम्हें मुझसे इतनी परेशानी क्यों है? तुम मुझसे इतना क्यों चलती हो? मेरी परेशानी तो तुम्हें अब पता चलेगी। इतना कहकर रिया वहाँ से चली जाती है। कंपटीशन का दिन आता है। सभी मॉडल्स बहुत अच्छे से तैयार होती हैं और स्टेज पर एक एक करके रैंप वॉक करती हैं। सामने बैठे जजेस को सबसे खूबसूरत साधारण आन्या लगती है। वो आन्या को सबसे ज्यादा मार्क्स देते हैं और इस प्रकार फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है। ये आन्या की बच्ची फिर से मुझसे आगे निकल गई। मैं उससे ज्यादा सुंदर लग रही हूँ, फिर भी इन लोगों ने उसे ज्यादा नंबर दिए। कोई बात नहीं, ये तो पहला राउंड था। मैं आन्या को दूसरे राउंड में वॉक करने लायक ही नहीं छोड़ूंगी। इतना सोचकर रिया रात होने का इंतजार करने लगती है। दूसरे दिन दूसरा राउंड होना था। रिया रात को चुपके से आन्या के कमरे में जाती है और उसके सारे बाल कैंची से काटकर बिल्कुल छोटे छोटे कर देती है और उसकी टांगों पर एक डंडे से बहुत जोर से वार कर देती है, जिसके कारण आन्या की आँख खुल जाती है। लेकिन उससे पहले ही रिया वहाँ से भाग जाती है। आन्या को पैर में बहुत दर्द हो रहा था। उसका ध्यान अभी बाल की तरफ नहीं गया था। वो अपना पैर उठाना चाह रही थी, पर वो ऐसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। हे भगवान, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? आन्या जोर जोर से चिल्लाने लगी। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए और आन्या की हालत देखकर हैरान हो गए। एक लड़की ने कहा, आन्या, तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? तुम आईना देखो। मैं आईना कैसे देखूं? मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे पैर पर बहुत जोर से वार किया है। आन्या को आईना दिखाया जाता है। अपनी शक्ल देखकर आन्या बहुत रोती है। अब वो मान लेती है कि वो अब सेकंड राउंड में हिस्सा नहीं ले पाएगी। वो बहुत रोती है। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आन्या अपने आप को कमरे में बंद करके बहुत रोती है और दूसरी तरफ रिया बहुत खुश हो रही होती है। आन्या को बहुत दुख हो रहा था। हे भगवान, मेरे साथ ये सब किसने किया होगा? अब मैं अपने माता पिता को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगी? आन्या एक दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लेती है और बैठकर बहुत रोती है। उसकी ये हालत एक परी देख रही थी। उसे आन्या के लिए बहुत बुरा लगता है और वो खुद को रोक नहीं पाती और वहाँ आ जाती है और बोलती है, आन्या, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आ गई हूँ। आन्या परी को देखे बिना ही कहती है, लेकिन कैसे? दरवाजा तो बंद है। तुम मेरी तरफ देखो तो सही। मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ऐसा सुनकर आन्या खुश होकर परी की तरफ देखती है और कहती है, आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए परी जी। मुझे बताइए, मेरी ये हालत किसने की है? परी सबसे पहले आन्या के पैर ठीक कर देती है और फिर कहती है, तुम्हारी ये हालत रिया ने की है। तुम चिंता मत करो, हम उसे इसका सबक जरूर सिखाएंगे। चलो मेरे साथ। परी आन्या को अपने साथ बादलों में ले जाती है। वहाँ पर चमकते हुए 2 सैंडल के घर थे। परी आन्या से कहती है, ये 2 सैंडल के घर हैं जो बादलों पर हैं। इसमें से एक अच्छा सैंडल का घर है और एक बुरा। अच्छे वाले सैंडल के घर से तुम अपने लिए एक सैंडल मांगो और बुरे वाले सैंडल के घर से तुम रिया के लिए एक सैंडल मांगो और अपनी चालाकी से बुरी सैंडल को रिया के सैंडल से बदल देना। ये काम तुम्हें खुद करना होगा। आन्या ठीक वैसा ही करती है जैसा परी ने कहा था।
वो अच्छी और बुरी सैंडल लेकर अपने रूम में आ जाती है और फिर चुपके से रिया की सैंडल से बुरी वाली सैंडल को बदल देती है। थोड़ी देर बाद सेकेंड राउंड का अनाउंसमेंट होता है। आन्या जैसे ही अच्छी सैंडल पहनती है वो बेहद खूबसूरत हो जाती है, पहले से भी ज्यादा। और जब रिया बुरी वाली सैंडल पहनती है तो उसका हाल बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसा उसने आन्या का किया था। अब ना वो चल सकती थी और ना ही अपना मुंह किसी को दिखा सकती थी। रिया अपना मुंह छुपाकर गांव भाग जाती है और इधर आन्या हर राउंड में ज्यादा मार्क्स पाकर विनर हो जाती है। और वहीं से एक डायरेक्टर उसे अपनी मूवी के लिए साइन भी कर लेता है। उसके बाद तो आन्या बहुत फेमस हो जाती है और सबके दिलों में बसने लगती है और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। किसी गांव में कमलेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी किरण और अपनी 2 बेटियों के साथ रहता था। वो एक फैक्ट्री में मजदूरी करके अपना परिवार का पेट पालता था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। सुनो किरण, इस बार लड़का ही होना चाहिए। अगर लड़की हुई तो मैं उसे उठाकर नदी में फेंक आऊंगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं जी? लड़का लड़के पैदा करना क्या मेरे हाथ में है? ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। अपनी बकवास बंद करो। मैं क्या कोल्हू का बैल हूँ जो 24 घंटे काम करता रहूंगा? घर में मैं अकेला कमाने वाला हूँ और तुम 3 खाने वाले हो। अगर एक लड़की और हुई तो मुझे उसे भी खिलाना पड़ेगा। आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर लड़की हुई तो मैं उसे घर में नहीं रखूंगा। इतना कहकर कमलेश वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इसी तरह 9 महीने बीत जाते हैं और उसकी पत्नी एक लड़की को जन्म देती है। कमलेश भागा भागा अस्पताल आता है। अरे किरण, मेरा बेटा हुआ है ना? कमलेश की पत्नी उसे कुछ जवाब नहीं देती। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दो। माफ कीजिएगा, लेकिन इस बार भी बेटी हुई है। किरण की बात सुनकर कमलेश गुस्सा हो जाता है और अपनी लड़की को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। रुक जाओ, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन कमलेश किरण की एक नहीं सुनता और अपनी लड़की को नदी किनारे ले आता है। मुझे माफ कर दे मेरी बिटिया, मैं गरीब मजदूर हूँ। मैं तेरा ख्याल नहीं रख सकता, इसलिए तेरा मर जाना ही ठीक है। इतना कहकर कमलेश छोटी बच्ची को नदी के किनारे छोड़ देता है। वो छोटी बच्ची जोर जोर से रो रही थी। नदी के पास एक पेड़ के नीचे राक्षस रहता था। उसके कानों में बच्ची की रोने की आवाज आती है। कौन रो रहा है ये? कौन मेरी नींद खराब कर रहा है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वो राक्षस छोटी बच्ची के पास आ जाता है। अरे वाह, इतनी प्यारी मासूम बच्ची। लगता है इसका अभी अभी जन्म हुआ है। नया नया बच्चा खाने में मुझे बहुत मजा आएगा। मैं इस बच्चे को खा जाऊंगा। राक्षस उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है। तभी वहाँ पर सिंड्रेला परी आ जाती है। परी अपने जादू से राक्षस के हाथों से बच्ची को छीन लेती है और कहती है, तू इस मासूम सी बच्ची को खाने की सोच रहा है? इस बच्ची ने इस दुनिया में ठीक से कदम भी नहीं रखा है और तू दुष्ट इसे खाने की सोच रहा है। इसके माँ बाप इसे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ गए हैं। अगर मैं इसे खा जाऊंगा तो इसमें बुराई ही क्या है? मैं इसके माता पिता को ढूंढकर उन्हें सजा दूंगी, लेकिन इस मासूम को तेरे हाथ नहीं लगने दूंगी। मेरे रास्ते से हट जा परी, नहीं तो तू बेवजह मारी जाएगी। अगर तेरे में हिम्मत है तो मुझसे इस बच्चे को छीन कर दिखा। इतना कहकर सिंड्रेला बच्ची को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। कहाँ गई परी, कहाँ गई? आज तूने मुझसे मेरा भोजन छीनकर ठीक नहीं किया। आज नहीं तो कल मैं तुझे ढूंढ ही लूंगा और उस बच्ची के साथ साथ तुझे भी मार कर खा जाऊंगा। सिंड्रेला परी उस बच्ची को लेकर उसके गांव में पहुंच जाती है। वहाँ बहुत सारे लोगों से वो बच्ची के माता पिता के बारे में पता करती है, लेकिन सभी उसे मना कर देते हैं। सिंड्रेला परी बच्ची को लेकर परीलोक चली जाती है। तभी रानी परी बच्ची को देखकर कहती है, अरे सिंड्रेला परी, ये तुम किसका बच्चा लेकर आई हो? इतना सुनकर सिंड्रेला परी रानी परी को सारी बात बता देती है। तुम बहुत ही अच्छी और नेक दिल परी हो, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन तुम इस बच्चे को यहाँ पर परीलोक में नहीं रख सकती हो। तुम्हें तो पता है परीलोक का वातावरण इंसानों के लिए सही नहीं है। अगर तुमने इस बच्चे को ज्यादा देर यहाँ पर रखा तो इस बच्चे की जान भी जा सकती है। रानी परी, आप ही बताइए मैं क्या करूँ? किसके पास छोड़कर आऊँ इसे? तुम इसके माता पिता का पता लगाओ। इस बच्चे के माता पिता नहीं मिलते हैं तो तुम इस बच्चे को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आना।
इतना सुनकर सिंड्रेला परी वहाँ से चली जाती है। नहीं, मैं इस बच्ची को अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ सकती। कितनी मासूम बच्ची है ये। अगर इसके माँ बाप मुझे नहीं मिले तो इस बच्ची को मैं ही पालूंगी और मैं ही इसकी माँ बनूंगी। इतना कहकर सिंड्रेला परी एक आम लड़की में बदल जाती है और उसी गांव में रहने लग जाती है। सिंड्रेला परी बच्चे का नाम चिंकी रखती है और चिंकी की हर ख्वाहिश पूरी करती है और बहुत अच्छे से उसका पालन पोषण करती है। अब चिंकी बड़ी हो चुकी थी और एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी थी। राक्षस उसी दिन से सिंड्रेला परी और उस बच्ची को ढूंढ रहा था। परी, मैं तेरा पता जरूर लगाऊंगा और तुझे ढूंढकर तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। एक दिन सिंड्रेला परी अपने परीलोक से पृथ्वीलोक लौट रही थी। तभी राक्षस उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है और राक्षस पीछा करते करते सिंड्रेला परी के घर आ जाता है। मेरी प्यारी बेटी, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे चॉकलेट लेकर आई हूँ। वाह माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। आप मेरी सारी इच्छा पूरी करती हो। अच्छा, तो ये परी यहाँ पर रहती है। मेरी नजर से कोई नहीं बच सकता। एक दिन सिंड्रेला अपने घर से परीलोक जा रही होती है। तभी राक्षस परी को जाते हुए देख लेता है और सिंड्रेला परी का रूप बनाकर उसके घर में चला जाता है। अरे बिटिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो कहीं घूमने चलते हैं। चिंकी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और राक्षस के साथ चल पड़ती है। कहाँ लेकर जा रही हो माँ? बस यहाँ पर पास में ही मेरी एक सहेली रहती है। मैं उससे मिलने जा रही थी तो सोचा तुम्हें भी उससे मिलवा दूँ। तभी राक्षस चिंकी को अपनी गुफा में ले आता है और वहाँ जाकर अपने असली रूप में आ जाता है। चिंकी राक्षस को देख बहुत डर जाती है। आप कौन हैं? मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? मेरी माँ कहाँ पर है? तो चिंता मत कर, मैं तेरी माँ को यहाँ पर लेकर जरूर आऊँगा और तुम दोनों माँ बेटी को मारकर खा जाऊंगा। उधर परी अपने घर पर पहुँच जाती है। चिंकी बेटी, कहाँ पर हो? देखो मम्मा आ गई, तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने और चॉकलेट लेकर आई है। सिंड्रेला चिंकी को घर पर ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद परी घर से बाहर आती है और अपनी बिटिया को इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं और कहते हैं, आंटी आंटी, हम लोग खेल रहे थे तो हमने आपको और चिंकी को राक्षस के गुफा में जाते हुए देखा था। सिंड्रेला को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो राक्षस की गुफा के बाहर जाकर अपना परी रूप में आ जाती है और परी के रूप में राक्षस की गुफा में आ जाती है। आ गई तू, मुझे तेरा ही इंतजार था। इस गुफा में तेरा जादू नहीं चलेगा, यहाँ पर सिर्फ मेरी शक्ति ही काम कर सकती है। परी राक्षस के ऊपर अपनी जादुई छड़ी से जादू करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर उसकी शक्तियाँ काम नहीं करती। वो राक्षस परी को बंदी बना लेता है। देख राक्षस, मेरी बच्ची को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। परी आंख बंद करके रानी परी को याद करने लगती है और रानी परी को सारी बात बताती है। राक्षस दोनों को मारने के लिए चाकू निकाल लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर रानी परी प्रकट हो जाती है और राक्षस पर एक पवित्र जल डालकर उसको जला देती है। राक्षस जलकर मर जाता है। इसके बाद रानी परी सिंड्रेला और चिंकी को आजाद कर देती है। फिर सिंड्रेला चिंकी को अपनी सारी बात बताती है कि वो एक परी है। तभी गुफा के बाहर गांव वाले भी पहुंच जाते हैं। सिंड्रेला की सारी बातें गांव वाले सुन लेते हैं। तभी वहां पर चिंकी का पिता कमलेश भी आ जाता है। मुझे माफ कर दो, ये मेरी बिटिया है। गरीबी की वजह से मैंने इसे मरने के लिए नदी किनारे छोड़ दिया था। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी बेटी को मुझे वापस दे दो। मेरी असली माँ और पिता मेरी परी माँ है, जिन्होंने मुझे बचाया और मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं इनको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद से सिंड्रेला परी निर्णय लेती है कि वो चिंकी के असली माता पिता के साथ और चिंकी को अपने साथ लेकर रहेगी। उस दिन के बाद से सिंड्रेला परी और चिंकी के असली माँ बाप और चिंकी सब एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। सिंड्रेला भरतपुर नाम के एक गांव में रहती थी। वैसे तो पूरा गांव सिंड्रेला के परिवार जैसा था, लेकिन फिर भी सिंड्रेला के अपने माता पिता नहीं थे। जब वो बहुत छोटी थी तभी गांव वालों को वो मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी। पूरे गांव ने मिलकर सिंड्रेला का पालन पोषण किया और उसे बड़ा किया।
सिंड्रेला भी गांव वालों से बहुत प्यार करती थी और सबकी मदद किया करती थी। सिंड्रेला को पूरा गांव बहुत पसंद करता था। वो पूरे गांव की चहेती थी। सिंड्रेला के हाथ में एक बहुत ही अच्छा हुनर था। उसको बहुत अच्छा मेकअप करना आता था। गांव में किसी को कहीं भी जाना होता था तो वो सिंड्रेला से ही मेकअप करवाते थे। एक बार की बात है, गांव में सिमरन नाम की एक लड़की की शादी थी। सिंड्रेला सिमरन से कहती है, सिमरन दीदी, आज आपकी शादी है, लाइए आपका मेकअप मैं करती हूँ। हाँ सिंड्रेला, मैं वैसे भी अपना मेकअप तुमसे ही करवाती। तुम कितना अच्छा मेकअप करती हो। थैंक यू दीदी। उसके बाद सिंड्रेला सिमरन का मेकअप करती है। मेकअप के बाद सिमरन बहुत खूबसूरत दिखने लगती है। वाओ सिंड्रेला, तुमने तो मुझे बिल्कुल राजकुमारी की तरह बना दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी। सिंड्रेला, जब तुम इतना अच्छा मेकअप कर लेती हो तो तुम गांव में एक ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं खोल लेती हो? वैसे भी लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए शहर जाना पड़ता है। तुम पार्लर खोल लोगी तो गांव वालों की भी मदद हो जाएगी और तुम्हारे पास भी कुछ पैसे आ जाया करेंगे। हाँ दीदी, मुझे आपका ये विचार बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सिमरन की शादी हो जाती है। सिमरन अपने ससुराल चली जाती है। उसके बाद गांव वालों की मदद से सिंड्रेला अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलती है। उसका ब्यूटी पार्लर बहुत चलता था। हर टाइम उसके पार्लर में कस्टमर भरे रहते थे, जिसके कारण सिंड्रेला की अच्छी कमाई भी हो रही थी। पार्लर से कमाए हुए पैसों को सिंड्रेला गांव पर ही खर्च कर देती थी। गांव में जिसको भी जिस चीज की जरूरत होती, सिंड्रेला उसकी मदद करती थी। सिंड्रेला के पड़ोस में एक बूढ़े दंपत्ति रहते थे। वो दोनों बहुत ही बूढ़े थे। सिंड्रेला उनके घर राशन पानी लेकर जाती है और कहती है, नमस्ते अम्मा। अरे सिंड्रेला बेटी, तू आ गई? हाँ अम्मा, और आपके लिए दवाइयाँ भी लाई हूँ। ये लीजिए दवाइयाँ और ये 1 महीने का राशन पानी है। अब आप बाबा को काम करने बाहर मत भेजिएगा। जिस चीज की जरूरत होगी मुझसे कह दीजिएगा। ठीक है बेटी, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। उसके बाद सिंड्रेला अम्मा के घर से बाहर आ जाती है। वो अपने घर जा ही रही होती है कि तभी उसको सड़क पर मुन्नी खेलते हुए नजर आती है। अरे मुन्नी, नंगे पाँव क्यों खेल रही है? धूप के कारण जमीन इतनी गर्म है। तेरे पैर नहीं जल रहे क्या? क्या करूं दीदी, मेरी चप्पल टूट गई है। मैंने माँ से नई चप्पल के लिए कहा तो उन्होंने कहा पैसे नहीं है। अच्छा ऐसी बात है तो मुझे बताना चाहिए था ना। चल मेरे साथ, तुझे एक चप्पल दिलवा कर लाती हूँ। उसके बाद सिंड्रेला मुन्नी को लेकर बाजार जाती है और उसको उसके मनपसंद की चप्पल दिलवा देती है। मुन्नी बहुत खुश होकर अपने घर चली जाती है। उसके बाद सिंड्रेला वापस अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद उसे याद आता है, अरे आज तो मैं गोरी को चारा देना भूल गई। गोरी गांव की एक आवारा गाय थी, जिसका पूरा ख्याल सिंड्रेला ही रखती थी। सिंड्रेला फटाफट घर से बाहर जाती है और गोरी के लिए चारा काटकर उसे चारा खिलाती है और पानी भी पिलाती है। गौरी, तू बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। मैंने बचपन में तेरा दूध पिया है। तेरा दूध पीकर ही मैं इतनी बड़ी हुई हूँ। चल अब जल्दी जल्दी अपना चारा खा ले, मैं चलती हूँ। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और कहती है, अरे सिंड्रेला बेटी, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? काकी, शाम होने को है, मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया। अगर खाना लेट बना तो रात को सोने में देरी हो जाएगी। फिर सुबह जल्दी उठकर दुकान भी तो खोलनी होती है ना। अरे तो हमारे गांव वालों के लिए एक मसीहा है। जब देखो किसी न किसी की मदद ही करती रहती है। अरे कभी अपना ख्याल भी रख लिया कर। चल मेरे साथ मेरे घर चल। मैंने देसी घी डालकर आलू के पराठे बनाए हैं, पेट भर के खा लेना। अरे नहीं नहीं काकी, मैं खाना बना लूंगी। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैंने कहा ना चल, आज तो मेरे घर का खाना खा। देखना उंगलियां चाटती रह जाएगी। सिंड्रेला काकी के साथ उनके घर चली जाती है और पेट भर के आलू के पराठे खाती है। काकी, पराठे तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। मजा आ गया इन्हें खाकर। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। उसके बाद सिंड्रेला अपने घर आ जाती है और सो जाती है।
अगले दिन सिंड्रेला अपनी दुकान पर जाती है और रोज की तरह पूजा पाठ करके कस्टमर का मेकअप करने लगती है। तभी आसमान से कुछ परियां सिंड्रेला के पास आती है और कहती है, सुनो सिंड्रेला, क्या तुम हम सभी परियों का मेकअप कर दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे पार्लर में परियां मेकअप करवाने आई है। हाँ सिंड्रेला, हम परिलोक में एक ही तरीके का मेकअप करवाकर तंग आ गए हैं। फिर हमें तुम्हारे बारे में पता चला तो हम यहाँ आ गए। तुम हमारा बहुत अच्छे से मेकअप करना। फिर क्या था, सिंड्रेला सभी परियों का मेकअप करने लगती है। एक एक करके वो सभी का मेकअप कर देती है। परियों को सिंड्रेला द्वारा किया गया मेकअप बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत प्रसन्न होती है। वाह सिंड्रेला, इतना अच्छा मेकअप तो कोई हमारी परिलोक में भी नहीं करता है। तुमने तो बहुत ही सुंदर मेकअप किया है, इसलिए तुम्हें तोहफा भी इतना ही सुंदर मिलना चाहिए। इतना कहकर परी वहाँ पर बहुत सारी धन दौलत प्रकट कर देती है। इतनी सारी धन दौलत देखकर सिंड्रेला कहती है, बाप रे, आपने मुझे इतनी सारी धन दौलत दे दी, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। मैं मेकअप करने के इतने पैसे नहीं लेती। तुमने बहुत ही अच्छा मेकअप किया है सिंड्रेला, इसलिए हम तुम्हें इतनी बड़ी रकम दे रहे हैं। और हाँ, हम तुम्हें एक जादुई चांदी की लिपस्टिक भी दे रहे हैं। उस चांदी की लिपस्टिक से तुम जो भी कुछ इच्छा प्रकट करोगी वो पूरी हो जाएगी। इतना कहकर परी वहाँ पर एक चांदी की लिपस्टिक प्रकट करती है और वहाँ से चली जाती है। परियों के जाने के बाद सिंड्रेला चांदी की लिपस्टिक से कहती है, क्या सच में तुमसे जो कहा जाए तुम कर देती हो? अगर ऐसा है तो अभी मेरे पार्लर को बहुत बड़ा बना दो। सिंड्रेला के ऐसा कहते ही उसका पार्लर सच में बड़ा हो जाता है। अरे, ये तो सच में जादुई लिपस्टिक है। मुझे लगा परियों ने यूं ही कहा होगा। उस दिन के बाद से सिंड्रेला जादुई चांदी की लिपस्टिक की मदद से गांव के सभी लोगों की मदद करने लगी। उसने गांव में किसी को दुखी नहीं रहने दिया। सबके जीवन में भरपूर खुशियां भर दी। इस वजह से पूरा भरतपुर बहुत खुशी खुशी रहने लगा। गांव में खुशी का माहौल छा गया। गांव के बगल वाले जंगल में रहने वाली हिराका जादूगरनी से गांव वालों की खुशियां देखी नहीं जा रही थी। आखिर इस गांव वालों के हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया जो ये लोग इतना खुश रहते हैं? मुझे पता करना होगा। ये सोचकर हिराका जादूगरनी भेष बदलकर भरतपुर गांव में आ गई। गांव में आने के बाद उसने देखा गांव वालों की खुशियों के पीछे सिंड्रेला का हाथ है। अच्छा, तो इस लड़की के पास कोई खजाना है जिससे ये गांव वालों की मदद करती है। इसका पता तो मुझे लगाना ही होगा। हिराका जादूगरनी एक पत्थर से अपने हाथ पर मारकर खून निकाल लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसको रोता देख सिंड्रेला भागते हुए उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ आपको? देखो ना, मेरे हाथ में चोट लग गई है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप रुकिए, मैं अभी आपका दर्द ठीक कर देती हूँ। सिंड्रेला अपने जादुई चांदी की लिपस्टिक निकालती है और हिराका की चोट ठीक कर देती है। ये सब देख हिराका मन ही मन सोचती है, अच्छा, तो इस चांदी की लिपस्टिक की वजह से ये सबकी मदद करती है। मुझे इस लड़की को और इस लड़की की चांदी की लिपस्टिक को अपने साथ ले जाना होगा। मैं इसकी मदद से इस पूरे गांव पर राज करूंगी। ऐसा सोचकर हिराका कहती है, सिंड्रेला, मेरा घर गांव से थोड़ी ही दूरी पर है। मेरी माँ भी बीमार है। तुम अपनी इस लिपस्टिक से मेरी माँ को ठीक कर दोगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इतना बोलकर हिराका सिंड्रेला को अपने साथ अपनी गुफा में ले जाती है और फिर अपने असली रूप में आ जाती है। हा 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 हा। लड़की, अब तू मेरी कैद में है। तुझे तो मार कर मैं तेरा मीट बना कर खाऊंगी और तेरी जादुई चांदी की लिपस्टिक से मैं इस पूरे गांव पर राज करूंगी। हा 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 हा। हिराका जादूगरनी, तूने मेरे साथ छल किया है। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। बहुत बुरी मौत मरेगी तू। हिराका गुस्से में सिंड्रेला को बांध देती है और उसके हाथ से चांदी की लिपस्टिक छीनने लगती है। हिराका चांदी की लिपस्टिक को छीनकर जैसे ही सिंड्रेला से दूर जाती है, वो लिपस्टिक फट जाती है और हिराका जादूगरनी के चिथड़े उड़ जाते हैं। ये सब देखकर सिंड्रेला कहती है, मैंने कहा था ना कि बहुत बुरी मौत मरेगी तू। अच्छा हुआ तू मुझे यहाँ लेकर आई, क्योंकि तेरा अंत भी जरूरी था।
तभी वहाँ पर गांव वाले सिंड्रेला को ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं और सिंड्रेला की रस्सी खोल देते हैं। जब उन्हें हीरा का जादूगरनी की मौत की खबर मिलती है तब वो बहुत खुश होते हैं और गांव में एक जश्न होता है। इस प्रकार पूरा गांव एकजुट होकर हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।